अब हम सीओपीडी के बारे में पढ़ेंगे। सीओपीडी और अस्थमा का जब हम डिफरेंस पढ़ रहे थे पहले लेक्चर में, अस्थमा वाले, उसमें हमने सीओपीडी की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसमें मैंने बताया था कि परसिस्टेंट सिम्टम्स भी होते हैं और परसिस्टेंट आपके पास एयर फ्लो लिमिटेशन भी होता है सीओपीडी के अंदर। तो सीओपीडी के अंदर एक्चुअली दो क्लिनिकल एंटिटीज होती है, एक होता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एक होता है एम्फाइजिमा। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन फॉर मोर देन 3 months in 2 consecutive years associated with mucus gland enlargement। और एम्फाइजिमा क्या होता है? इट इज डिस्ट्रक्शन डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल। डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल होता है एसिनस। जब एसिनस का डिस्ट्रक्शन होता है तो उसको हम एम्फाइजिमा कहते हैं। अब प्रैक्टिकली क्लिनिकली हर केस में हम अभी क्या करते हैं ना, सीओबीडी को एक ही क्लिनिकल एंटिटी मानते हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइजिमा को अलग अलग से नहीं पढ़ते। सीओपीडी का ही डायग्नोसिस हम पढ़ेंगे, सीओपीडी का ही ट्रीटमेंट पढ़ेंगे डायरेक्टली। ऐसा इसीलिए क्योंकि अभी ऐसे कोई पेशेंट आते नहीं है जो कि प्योर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के हो या फिर प्योर एम्फाइजिमा के हो। अब ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनमें कुछ फीचर्स क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के होते हैं, कुछ फीचर्स एम्फाइजिमा के। पहले एक सवाल पूछा जाता था कि एम्फाइजिमा के अंदर और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर डीएलसीओ के लेवल्स का क्या होता है। तो आपको बता दूं कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर आपके जो डीएलसीओ के लेवल्स होता है वो नॉर्मल होता है, और एम्फाइजिमा के अंदर जो डीएलसीओ के लेवल्स होता है ये डिक्रीज कर जाता है। रीजन अगर आपको समझाओ तो एम्फाइजिमा के अंदर जो आपका गैसियस एक्सचेंज है ये कम हो जाता है। रीजन बड़ा इसका सिंपल है, क्योंकि एसएनएस का डिस्ट्रक्शन हो रहा है और इसी कारण आपका डीएलसीओ डिक्रीज होता है। लेकिन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल एसएनएस जो है उसका कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो नहीं रहा, तो एसएनएस एक्चुअली स्क्वेयर्ड रहता है इन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। जब एसएनएस पेयर्ड रहेगा तो आपका डीएलसीओ बेसिकली नॉर्मल रहेगा, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज नॉर्मल रहेगा। फिर एटियोलॉजी के बेसिस पर भी हम सीओपीडी को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि सीओपीडी सी जो है ये सिगरेट स्मोकिंग रिलेटेड होगा, सीओपीडी पी जो होगा ये पॉल्यूशन रिलेटेड होगा, सीओपीडी आई जो होगा ये पोस्ट इन्फेक्शन होगा और मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन ये टीबी होता है। सीओपीडी जी जो होगा ये जेनेटिक होगा। जेनेटिक में आपका क्या कॉज हो सकता है सीओपीडी के लिए? तो वो हो सकता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। देखो, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी जो होती है इट इज रिलेटेड टू क्रोमोसोम नंबर 14। इन पेशेंट्स के अंदर फैमिली हिस्ट्री ऑफ सीओपीडी इज पॉजिटिव। ये ऐसे पेशेंट्स आएंगे आपके पास जो बिल्कुल स्मोक नहीं करते लेकिन उनको फिर भी सीओपीडी हो चुका है, और यंग एज के पेशेंट्स आएंगे, और इन पेशेंट्स के अंदर देयर विल बी एसोसिएटेड लिवर डिसीज प्रेजेंट। तो नॉर्मली आप सीओपीडी के पेशेंट में क्या हिस्ट्री एक्सपेक्ट करोगे? स्मोकिंग की हिस्ट्री होगी, एल्डरली पेशेंट होगा, बहुत टाइम से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंप्लेंट होगी, आज आ रहा होगा, ऐसा आपको हिस्ट्री मिलेगा सीओपीडी के पेशेंट में। लेकिन अगर यंग एज ऑनसेट वाला पेशेंट आता है जिसने कभी स्मोकिंग नहीं की लेकिन फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है सीओपीडी के लिए, तो आपका डायग्नोसिस अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी बनना चाहिए। फिर डायग्नोसिस कैसे करोगे आप? तो डायग्नोसिस आप करते हो वाया स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री पे आपको ये पता चल जाएगा ये ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी है, क्योंकि एफईवन डिवाइडेड बाय एफपीसी का जो रेशियो है 0.7 से कम आ जाएगा। और अस्थमा से आप इसको डिफरेंशिएट कर पाते हो बाय ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी। ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी आपको नहीं देखने को मिलेगी, नो सिग्निफिकेंट ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी विल बी फाउंड इन सीओपीडी। और अस्थमा के अंदर आपको पॉजिटिव ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी मिलती थी, मतलब एफईवन जो है अस्थमा के अंदर वो मोर देन 12% इंक्रीज कर जाता था ऑन साबा इनहेलेशन। फिर हम गोल्ड स्टेजिंग को यूज करते हैं आपके सीओपीडी को ग्रेड करने के लिए या फिर स्टेज करने के लिए, जहां पर पहला गोल्ड 1 होता है दैट इज माइल्ड सीओपीडी, जिसमें जो FEV1 के लेवल्स होते हैं दे आर मोर देन इक्वल टू 80% ऑफ द प्रेडिक्टेड FEV1 ऑफ दैट गिवन एज। फिर जो आपका गोल्ड 2 होता है जिसे हम मॉडरेट सीओपीडी भी कहते हैं, इसके अंदर आपके जो FEV1 के लेवल्स होता है ये 50 से लेकर 79 के बीच में ले रहते हैं। सीवियर सीओपीडी के अंदर जो आपके लेवल्स है FEV1 के वो 30 टू 49 के बीच में रहते हैं, और वेरी सीवियर सीओपीडी के अंदर जो FEV1 के लेवल्स होते हैं वो होते हैं लेस देन 30% ऑफ द प्रेडिक्टेड वैल्यू एट दैट एज। फिर हम एक प्रोग्नोसिस इंडेक्स की भी बात करते हैं जिसका नाम है बॉडी। जिस ये नाम नहीं है, एक्चुअली निमोनिक है कि इस प्रोग्नोसिस इंडेक्स को आप कैसे याद रखोगे फॉर सीओपीडी, जहां पर बी स्टैंड करता है फॉर बीएमआई, ओ स्टैंड करता है फॉर और दी ऑब्स्ट्रक्शन, और इस ऑब्स्ट्रक्शन को आप मेजर कर सकते हो बाय द FEV1 वैल्यूज। डी स्टैंड करता है फॉर डिज्निया ग्रेड। डिज्निया ग्रेडिंग हम जो यूज करते हैं इन दिस प्रोग्नोस्टिक इंडेक्स ऑफ सीओपीडी दैट इज MMRC ग्रेडिंग ऑफ डिज्निया। एंड चौथा ई स्टैंड करता है फॉर एक्सरसाइज कैपेसिटी। एक्सरसाइज कैपेसिटी को मेजर करने के लिए हम डिस्टेंस कवर्ड को मेजर करते हैं इन 6 मिनट वॉक टेस्ट।
पहले भी हमने डिज्निया की ग्रेडिंग को समझा था जो एनवाईएचए ग्रेडिंग थी पल्मोनरी हाइपरटेंशन के अंदर। अब हम ज्यादा प्रिसाइज एमएमआरसी ग्रेडिंग को पढ़ रहे हैं डिज्निया की। इस एमएमआरसी ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग ग्रेड 0 मतलब पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है ऑन स्ट्रेनस एक्टिविटी। ग्रेड 1 मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है ऑन वॉकिंग अपहिल और हरिंग ऑन लेवल ग्राउंड। ग्रेड 2 है वॉक स्लोली देन अदर्स ड्यू टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ग्रेड 3 है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन वॉकिंग जस्ट 100 मीटर। एंड ग्रेड 4 है एमएमआरसी के अकॉर्डिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इवन वाइल ड्रेसिंग और अनड्रेसिंग एंड अनेबल टू लीव दी होम। तो ये तो एमएमआरसी के डिज्निया ग्रेडिंग हो गई। फिर हम बात करते हैं कि आप ट्रीट कैसे करोगे सीओपीडी को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बेस्ट ट्रीटमेंट है सीओपीडी के पेशेंट के लिए वो है स्मोकिंग सीजेशन। ये बेस्ट काम है जो सीओपीडी का पेशेंट खुद के लिए कर सकता है, दैट इज सीओपीडी स्मोकिंग सीजेशन। दूसरा ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स का जितना यूज आपके अस्थमा में होता था एक्यूट सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए, क्रॉनिकली भी उनको हम यूज करते थे, उतना यूज तो हालांकि यहाँ पर नहीं होने वाला आपके सीओपीडी में, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो यूज होता है, इसलिए ब्रोंकोडायलेटर्स को हम यूज करते हैं सीओपीडी के अंदर भी। और जो यूज करते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, लाबा, लामा एंड अल्ट्रा लाबा। लाबा के अंदर आपके पास फॉर्मेट्रोल एंड साल्मेट्रोल आता है। अल्ट्रा लाबा जो होता है इसके अंदर आपके पास इंडेक्टेरॉल, ओलोडेटेरॉल एंड विलेंट्रॉल आते हैं। तो वही जो लामा होता है इसके अंदर टायोट्रोपियम, यूमिक्लिडिनियम और ग्लाइकोपाइरोनियम आता है। देखो अगर आप देखोगे तो जो लाबा है ये अगर प्रेजेंट था तो आपको अल्ट्रा लाबा लाने की क्यों जरूरत पड़ी। लाबा का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो 12 घंटे होता है, इसलिए इसको बीडी डोज के अंदर लेना पड़ता है दिन में 2 बार। लेकिन अल्ट्रा लाबा जो है इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है 24 घंटा है, इसको आपको वंस अ डे ये इस डोज में यूज करना पड़ेगा, इसीलिए अल्ट्रा लावा को लाया गया। फिर जब हम बात करते हैं कि स्टेरॉइड्स का क्या रोल होता है सीओपीडी के ट्रीटमेंट में। स्टेरॉइड्स सिस्टमिक स्टेरॉइड्स की जरूरत होती है ड्यूरिंग द एक्साजर्बेशन ऑफ द सीओपीडी, और इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ती है टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्साजर्बेशन। अगर आपको एक्साजर्बेशन की फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करना है तो इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को यूज करें, और सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को तब यूज करना है ड्यूरिंग द एक्साजर्बेशन। फिर एक पीडीई4 इनहिबिटर जो होता है इसका नाम है रोफ्लुमिलास्ट, इसको भी हम यूज कर सकते हैं टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्साजर्बेशन। म्यूकोलाइटिक्स को हम यूज करते हैं जिसका नाम है एन एसिटाइल सिस्टीन, ताकि कफ बाहर आप प्रोड्यूस कर सको। अब इस एन एसिटाइल सिस्टीन की म्यूकोलैक्टिक एक्टिविटी तो होती है, साथ में एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी होती है, वो आपको कैसे मदद करती है वो समझाते हैं। ड्यू टू स्मोकिंग काफी सारे आपके बॉडी के अंदर जो है फ्री रेडिकल्स आ जाते हैं, और ड्यू टू एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिटाइल सिस्टीन, ये एन एसिटाइल सिस्टीन जो है फ्री रेडिकल स्कैवेंजर की तरह काम करता है। फिर हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स का क्या रोल होता है। तो एंटीबायोटिक्स को हम आपके सिस्टमिक स्टेरॉइड्स की तरह ही एक्ससर्बेशन के दौरान यूज कर सकते हैं। अगर सीओपीडी के अंदर एक्ससर्बेशन आपके बैक्टीरिया के कारण हो रहा है तो फिर जरूर आपको एंटीबायोटिक्स यूज करनी है। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया जो कि एक्ससर्बेशन करवाएगा वो रहेगा एच इन्फ्लुएंजा एंड स्ट्रेप निमोनिया। फिर हम बात करते हैं कि अजिथ्रोमाइसिन का भी प्रोफाइलैक्सिस आप यूज कर सकते हो टू डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्ससर्बेशन। 7वां पॉइंट, अगर हम पेशेंट के अंदर हाइपोक्सीमिया प्रेजेंट है तो हाइपोक्सीमिया के लिए आपको लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी देनी पड़ेगी फॉर एटलीस्ट 15 आवर्स अ डे। लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी देनी पड़ेगी फॉर एटलीस्ट 15 आवर्स पर डे अगर पेशेंट के अंदर हाइपोक्सीमिया है। टारगेट SpO2 के लेवल्स आपके 88 टू 92% रहेंगे, एंड लो फ्लो ऑक्सीजन आपको चलने देना पड़ेगा। लेकिन हाइपोक्सीमिया के केस में आपको जब ऑक्सीजन थेरेपी देनी है तो उसके 2 इंडिकेशंस होते हैं। एक तो PO2 लेस देन 55 mmHg, या फिर अगर PO2 55 टू 59 mmHg है पर पल्मोनरी हाइपरटेंशन के साथ है तब भी हम ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। लेकिन अगर PO2 आपका 60 mmHg से ज्यादा है तो आपको ऑक्सीजन थेरेपी की कोई जरूरत नहीं होती। तो 8वां ऑप्शन है दैट इज योर लंग वॉल्यूम रिडक्शन, जिसे हम बुलेक्टोमी कहते हैं। आपको पता है सीओपीडी के अंदर काफी बड़े बड़े बुल्लास फॉर्म हो जाते हैं। ये बुल्लास एक्चुअली कोई रोल नहीं प्ले करते इन गैसियस एक्सचेंज, लेकिन साथ में ये आपके डायफ्राम को नीचे पुश कर रहे होते हैं, जिसके कारण इफेक्टिव वेंटिलेशन हो नहीं पाता। इसीलिए आप लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी के थ्रू, बुलेक्टोमी के थ्रू उस पार्ट ऑफ लंग को रिमूव कर देते हैं, उस लोब को रिमूव कर देते हैं जिसमें बहुत सारे बुल्लास फॉर्म हो गए थे। फिर हम बात करते हैं लंग ट्रांसप्लांट इज द लास्ट ऑप्शन। एंड ड्यूरिंग एक्साजर्बेशन अगर आप देखोगे तो एक्साजर्बेशन के दौरान इनिशियली आप क्या दोगे, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन दोगे,
लेकिन अगर आपका पेशेंट नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन पे इंप्रूव नहीं करता है तो फिर आपको जो है इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन देना पड़ेगा। और इन पेशेंट के अंदर आपके इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन से देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ वैप, इंक्रीज रिस्क ऑफ न्यूमोथोरैक्स एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ मॉर्टेलिटी। फिर हम बात करते हैं नई गाइडलाइन के बारे में सीओपीडी के ट्रीटमेंट के लिए जो दी गई है। तो इसमें क्या किया गया ना, एक ग्राफ हम प्लॉट करते हैं जिसमें वाई एक्सिस पर हम एक्सर्बेशन की हिस्ट्री को प्लॉट करते हैं और एक्स एक्सिस पर सिम्टम्स को प्लॉट करते हैं। और सिम्टम्स यहाँ पर हम डिज्निया की ग्रेडिंग को यूज करते हैं। अगर तो इससे हमने जो है बेसिकली तीन कंपार्टमेंट्स बना लिए, ए कंपार्टमेंट, बी कंपार्टमेंट एंड ई कंपार्टमेंट। एक्चुअली पहले ये 4 कंपार्टमेंट्स होते थे, ए बी सी डी कंपार्टमेंट। यहाँ पे सी कंपार्टमेंट होता था, यहाँ पे डी कंपार्टमेंट होता था। ए कंपार्टमेंट में जो सिम्टम्स है वो एमएमआरसी ग्रेड 0-1 के रहेंगे। ओके, बी बॉक्स के अंदर आपके जो सिम्टम्स रहेंगे वो एमएमआरसी ग्रेड मोर देन 2 या फिर इक्वल टू 2 रहेंगे। ठीक है, लेकिन आपका जो एक्सर्बेशन की हिस्ट्री रहेगी ए और बी के अंदर, इन दोनों के अंदर देयर विल बी 0 या फिर 1 नॉन सीवियर एक्सर्बेशन, 0 या फिर 1 नॉन सीवियर एक्सर्बेशन। सी और डी के लिए क्या था, सी के लिए आपका वही एमएमआरसी 0-1 के ग्रेड्स और डी के लिए एमएमआरसी मोर देन इक्वल टू 2 के ग्रेड्स। लेकिन सी और डी के लिए जो एक्सर्बेशन की हिस्ट्री थी वो कैसी थी, मोर देन 1 नॉन सीवियर एक्सर्बेशन और मोर देन इक्वल टू 1 सीवियर एक्सर्बेशन। तो ऐसा माना गया कि सी और डी इन दोनों के अंदर तो भाई आपको रिकरेंटली काफी ज्यादा आपको एक्सर्बेशन दिख रहे हैं, तो इन दोनों को निकाल दिया और सिर्फ एक कंपार्टमेंट बना दिया, दैट इज ई। अब सबसे जो इजी पेशेंट है वो ये है जिसमें एक्सर्बेशन भी 0 या फिर उससे कम है और एमआरसी ग्रेडिंग 0-1 उसमें ला रही है। तो सबसे पेशेंट इजी जो है ये है जिसमें आपको सिर्फ ब्रोंको डायलेटर देना है, कुछ भी दे सकते हो, साबा, सामा, लाबा, लामा, कोई भी एक ब्रोंको डायलेटर लिख दो। अगर पेशेंट को आप इस बी कैटेगरी में पड़ता है जिसमें जो सिम्टम्स है वो एमएमआरसी मोर देन इक्वल टू 2 ग्रेड के हैं और जो एक्सर्बेशन है वो 0 या फिर 1 नॉन सीवियर एक्सर्बेशन है, इसमें हम लाबा प्लस लामा इस ट्रीटमेंट को यूज करना शुरू करते हैं। क्या, लाबा प्लस लामा। एंड ई कैटेगरी के अंदर भी हम लाबा प्लस लामा को यूज करते हैं। लेकिन अगर किसी हिस्ट्री अस्थमा की प्रेजेंट रही या फिर इओसिनोफिल्स मोर देन 300 मिलीमीटर क्यूब पर मिलीमीटर क्यूब ऐसे हिस्ट्री पॉजिटिव रही, तो आप ये सोचोगे कि ऑलरेडी अस्थमेटिक इन्फ्लेमेशन चल रहा था जिसके कारण आप सीओपीडी जो है वो हो रहा है और रिकरेंटली एक्सर्बेट कर रहा है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन कॉज्ड बाय अस्थमा। इसीलिए आप लाबा और लामा के साथ इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को भी ऐड कर दोगे। ओके, अगर हिस्ट्री ऑफ अस्थमा प्रेजेंट है तो। और साथ में आप जो है और साथ में जो आप कर सकते हो दैट इज, अगर लाबा लामा और इनहेलेशन इन कॉर्टिकोस्टेरॉइड से इंप्रूव नहीं होता है, इफ देयर इज नो इंप्रूवमेंट, तो फिर आप कंसिडर कर सकते हो रोफ्लुमिलास्ट एंड अजिथ्रोप्रोफाइलैक्सिस। फिर हम बात करते हैं कि कौन सी नई ड्रग्स है जो सीओपीडी गोल्ड 2025 अपडेट में ऐड की गई है। 2 ड्रग्स है, एक है एनसीफेंटेरिन। एनसीफेंटेरिन इज PD3 एंड PD4 इनहिबिटर जो कि हम डिज्निया के अंदर देते हैं इन द सीओपीडी पेशेंट्स एज इट इज अ ब्रोंकोडायलेटर। दूसरा आपका है ड्यूपिलिमाब विच इज एंटी इंटरल्यूकिन 4 रिसेप्टर। ये आप फ्रिक्वेंट एक्सर्बेशन के अंदर यूज करते हो एंड हाई ब्लड इओसिनोफिल काउंट रिसीविंग ट्रिपल थेरेपी के अंदर भी यूज करते हैं। एक ही बायोलॉजिक है जो सीओपीडी के अंदर अभी तक अप्रूव हुआ है, दैट इज ड्यूपिलिमाब विच इज एंटी इंटरल्यूकिन 4 रिसेप्टर। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस के बारे में। Bronchiectasis is any abnormal dilatation of the bronchi due to loss of muscle and the loss of elastic tissue. मसल एंड इलास्टिक टिश्यू के लॉस के कारण अगर एबनॉर्मल डायलेटेशन हो रहा है ब्रोंकाई का, देन दैट इज योर ब्रोंकिएक्टेसिस। इसमें आपको डायलेटेड एयरवेज देखने को मिलेंगे अलॉन्ग विथ प्रोडक्टिव कोपियस पोटम। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, एक इनिशिएटिंग इवेंट होता है, उस इनिशिएटिंग इवेंट के कारण देयर इज अल्टर्ड क्लियरेंस ऑफ द म्यूकस एंड द सिक्रीशंस। अल्टर्ड क्लियरेंस जब होगा म्यूकस एंड सिक्रीशंस का, तो ये म्यूकस एंड सिक्रीशंस आपके इनका स्टेसिस होगा जो ऑब्स्ट्रक्शन लीड करेगा। इनका स्टेसिस होगा विच विल लीड टू द ऑब्स्ट्रक्शन। जब स्टेसिस एंड ऑब्स्ट्रक्शन होगा आपकी म्यूकस और उनके सिक्रीशंस का, देन देयर विल बी इन्फेक्शन एंड द इन्फ्लेमेशन। और इस इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन के कारण देयर विल बी द डिस्ट्रक्शन ऑफ द डायलेटेशन ऑफ द ब्रोंका। मतलब जो ब्रोंका है उनका एक्चुअली डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगा ड्यू टू दिस इन्फेक्शन एंड द इन्फ्लेमेशन। जब ब्रोंकाई के डायलेटेशन होंगे
तो अगेन देयर विल बी द बैड म्यूकोसिलरी क्लियरेंस, जो अगेन विच विल लीड टू द स्टेसिस ऑफ द म्यूकस एंड सिक्रेशंस। ठीक है, ठीक है। अब आपको मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या रहेगा ब्रोंकिक्टेसिस के अंदर? दैट वुड बी प्रोडक्टिव कफ एंड कोर्स क्रेप्स। कोर्स क्रेप्स क्या होता है? आपको जो है, जैसे पानी के अंदर अगर आप बबल करो, हवा फूको, तो आपको जैसे बबलिंग साउंड सुनाएगा, वैसा होता है आपका क्रेप्स। तो कोर्स क्रेप्स तो भाई आपका पैथोगनोमिक होता है ब्रोंकिक्टेसिस के लिए। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि ये इनिशिएटिंग इवेंट जो होता है, ये इनिशिएटिंग इवेंट क्या हो सकता है? तो इनिशिएटिंग इवेंट के लिए आपको ये सारी एटियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। तो एटियोलॉजी के अंदर पहला तो चीज है कि ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन। अब ये ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन इंट्राम्यूरल भी हो सकता है, एक्स्ट्राम्यूरल भी हो सकता है। इंट्राम्यूरल होने का मतलब क्या है? कि कोई एंडोल्यूमिनल ट्यूमर है जो कि आपके एयरवे के अंदर है, विच कैन बी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, या फिर कार्सिनोइड सिंड्रोम। एक्स्ट्राम्यूरल की अगर हम बात करते हैं, एक्स्ट्राम्यूरल के अंदर देयर इज एनलार्ज्ड लिम्फ नोड्स व्हिच कैन कंप्रेस द ब्रोंकस। बड़ा सा लिम्फ नोड है जो कि ब्रोंकस को कंप्रेस कर सकता है, यह आपका एक्स्ट्राम्यूरल ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करवा देगा। जैसे कि टीबी के अंदर जो लिम्फ नोड होता है, अगर वो बड़ा हो गया, हाइलर लिम्फेडिनोपैथी होगी, देन इट कैन कंप्रेस द राइट मिडल लोब ब्रोंकस। अब जब ये कंप्रेस कर देगा आपके राइट मिडल लोब ब्रोंकस को, तो बेसिकली वहां पे क्या हो जाएगा? राइट मिडल लोब का कोलैप्स हो जाएगा अलोंग विद ब्रोंकिक्टेसिस। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम ब्रॉक्स सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रॉक्स सिंड्रोम। जो दूसरी एटियोलॉजी है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अल्टर्ड क्लियरेंस ऑफ म्यूकस एंड सिक्रेशन, दैट इज योर ब्रोंकियल इंजरी। ब्रोंकियल इंजरी के अंदर एक्चुअली इन्फेक्शन हो जाते हैं। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन आपके टीबी का होता है, उसके बाद एडिनोवायरस का होता है। और जो आपके कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर से रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रोंकियल इंजरी, दैट आर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई एंड स्क्लेरोडर्मा। फिर हम बात करते हैं कि तीसरा जो है, दैट इज योर ट्रैक्शन ब्रोंकिएक्टेसिस, जो कि इंटरस्टिशियल लंग डिसीज के अंदर होता है। इंटरस्टिशियल लंग डिसीज के अंदर क्या होता है ना, ये आपके पास दो एयरवेज है मान लीजिए, इनके ये बीच के जो जगह है, इसको हम इंटरस्टिशियम कहते हैं। अगर इंटरस्टिशियल लंग डिसीज है तो उसके अंदर इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, इंटरस्टिशियल श्रंकनिंग होती है, जिससे जो डायमीटर है आपके ल्यूमेन का, वो एक्चुअली में बढ़ जाता है। वो एक्चुअल में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रैक्शन ब्रोंकिएक्टेसिस कहते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिसीज के अंदर। जेनेटिक कॉजेस की अगर बात करते हैं तो जेनेटिकली सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिलियरी डिस्काइनेजिया एंड कार्टिलेज डिफेक्ट्स ऑफ एयरवे, जिसे हम विलियम कैम्पबेल सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, ये जेनेटिक कॉजेस होते हैं आपके ब्रोंकिएक्टेसिस के। साथ में येलो नेल सिंड्रोम क्या होता है? येलो नेल सिंड्रोम इज बेसिकली कंजेनाइटल लिम्फेडिमा प्लस येलो नेल्स प्लस प्लूरल डिफ्यूजन प्लस एसोसिएटेड ब्रोंकियोक्टेसिस। फिर मोस्ट कॉमन ग्रुप जो होता है एटियोलॉजी का, दैट इज योर इडियोपैथिक। अब हम बात करते हैं कि बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऐसा देखा गया है कि कोई पैथोलॉजी जो है वो उसी जगह पर ब्रोंकिएक्टेसिस करवाती है, एक तो अपर लोब में, या फिर मिडल लोब में, या फिर लोअर लोब में। तो अपर लोब में ब्रोंकिएक्टेसिस किसका होता है? मतलब साइट ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस अपर लोब किस किस इंफेक्शन में होती है? टीबी, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड पोस्ट रेडिएशन ब्रोंकिएक्टेसिस। फिर जो मिडल लोब होता है, मिडल जोन होता है, वो ब्रोंकिएक्टेसिस तब होगा जब सिलियरी डिस्काइनेजिया होगा, या फिर इन्फेक्शन रहेगा विद माइकोबैक्टीरियम एवियम। और तीसरा जो जोन होता है, उसमें ब्रोंकिएक्टेसिस तब होती है जब ब्रोंकिएक्टेसिस का रीजन इंटरस्टिशियल लंग डिसीज, क्रॉनिक एस्पिरेशन, या फिर इडियोपैथिक हो। फिर हम बात करते हैं कि क्या जनरल ट्रीटमेंट रहेगा ब्रोंकिएक्टेसिस के लिए। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगी इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस, दैट इज एयरवे क्लियरेंस, जो कि आप करोगे विद द हेल्प ऑफ म्यूकोलाइटिक प्लस चेस्ट फिजियोथेरेपी। म्यूकोलाइटिक्स क्या करेंगे? जो आपका थिक स्प्यूटम है, उस थिक स्प्यूटम को थिन स्प्यूटम के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और चेस्ट फिजियोथेरेपी के कारण आपका कफ रिफ्लेक्स आपका थोड़ा सा जो उजागर होगा, और उस चेस्ट रिफ्लेक्स की मदद से आप जो है इस सारे के सारे एयरवे को क्लियर कर दोगे। फिर हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स को कब यूज करना है। तो एंटीबायोटिक्स को हम भाई एक्सजर्बेशन के दौरान यूज करते हैं, और प्रोफाइलैक्सिस में भी हम यूज कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स को टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सजर्बेशन। मोस्ट प्रेफर्ड जो आप एंटीबायोटिक यूज कर सकते हो ड्यूरिंग एक्सजर्बेशन और टू डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सजर्बेशन, दैट इज योर इनहेल्ड कोलिस्टिन, जेंटामाइसिन एंड टोब्रामाइसिन। दूसरे जो एंटीबायोटिक्स आप यूज कर सकते हो ब्रोंकिएक्टेसिस के अंदर, दैट इज ओरल अजिथ्रो, इंटरमिटेंट आईवी एंटीबायोटिक्स एंड ओरल फ्लोरोक्विनोलोन्स। ओरल फ्लोरोक्विनोलोन्स को हम अवॉइड करते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि टीबी के लिए ये सेकंड लाइन ड्रग में आता है। अगर हर जगह देने लग जाएंगे फ्लोरोक्विनोलोन्स को, तो पेशेंट्स के अंदर उसका रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, इसीलिए हम देते नहीं है।
हाइपोक्सीमिया अगर पेशेंट को है तो ऑक्सीजन थेरेपी दीजिए। अगर पेशेंट का जो प्रॉब्लम है वो लोकलाइज्ड है तो आप रिसेक्शन कीजिए। जैसे कि आपका मान लीजिए लेफ्ट लोअर लोब के ब्रोंकस का जो बड़ा पार्ट है, अगर वो आपका गैसेस एक्सचेंज के अंदर पार्ट ही नहीं ले रहा तो फिर उस पार्ट को हम रिसेक्ट करके निकाल देंगे ना। और अगर डिफ्यूज इन्वॉल्वमेंट है लंग्स की तो लंग ट्रांसप्लांट ही आपके पास ऑप्शन होता है। इस पेशेंट का, ये आपका एक पेशेंट आता है क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ के साथ एंड कोर्स रेल्स के साथ। कोर्स रेल्स मतलब कोर्स क्रेफ्ट। डायग्नोसिस क्या है सीटी के ऊपर, तो आपको ऐसा ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस अगर सीटी पे दिख जाए तो इट इज बेसिकली एबनॉर्मल डायलेटेड एयरवेज। जो आपको कहां पर दिखता है भाई, जो आपको ब्रोंकिएक्टेसिस के अंदर देखने को मिलता है, और ब्रोंकिएक्टेसिस का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आपका सीटी स्कैन होता है। अब अगले लेक्चर के अंदर हम जो है इओसिनोफिलिक लंग डिसीज वगैरह वगैरह पढ़ेंगे। तब तक